अस्सलाम वालेकुम। आज 9th क्लास का पहला चैप्टर है हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कुछ बुनियादी उसूल पहला लेक्चर है हमारा। सबसे पहले हमने साइंस की डिफ़ाइन पढ़नी है। साइंस जो है लैटिन वर्ड साइंटिया से निकला है। साइंस का जो वर्ड है वो लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ साइंटिया से निकला है, जिसका मतलब होता है नॉलेज, इल्म। अब डिफाइन साइंस की है द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स इज कॉल्ड साइंस। साइंस वो इल्म है जो इस दुनिया को समझने का फ़हम अता करता है और ये काम किस तरह करती है, ये दुनिया इसमें कैसे वर्क हो रहा है, कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है, तो उस सब को साइंस का नाम दिया जाता है। सेकंड है हमारे पास केमिस्ट्री की डिफ़ाइन। द ब्रांच ऑफ साइंस, जो केमिस्ट्री है ये साइंस की ही ब्रांच है विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। साइंस की वो शाख जो कंपोजिशन, तरकीब, स्ट्रक्चर, साख्त, प्रॉपर्टीज, खसूसियात और मैटर के रिएक्शंस को स्टडी करती है, उससे डील करती है, वो केमिस्ट्री कहलाती है। मैटर क्या होता है हमारे पास? मैटर हम बोलते हैं मादा। मादा क्या होता है? हर वो चीज़ जो मास रखती है, जिसका मैस है और वो जगह घेरती है, उसे हम मैटर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस जो हमारे सिलेबस में दी हुई हैं। पहली है फिजिकल केमिस्ट्री। इट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलॉन्ग विद चेंजेस इन देम। केमिस्ट्री की ये ब्रांच कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, मैटर किससे बनी हुई है और उसके बाद उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं और उसमें चेंज कैसे आता है, इसको स्टडी करती है फिज़िकल केमिस्ट्री। अब प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं जो स्टडी होंगी इसमें? तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम की स्ट्रक्चर क्या है, उसके बाद एटम जब आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे होती है, इसमें भी हम फिज़िकल केमिस्ट्री की हेल्प लेते हैं। उसके बाद बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स एंड द इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेडिएशंस ऑन मैटर आर स्टडीड अंडर दिस ब्रांच। फिज़िकल केमिस्ट्री में ही फिर गैस, लिक्विड और सॉलिड के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है, टेम्परेचर कम करें या ज़्यादा करें तो मैटर में क्या चेंज आएगा, क्या तब्दीली आएगी, वो भी फिज़िकल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। ठीक है। सेकंड है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट डील्स विद द कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कोवलेंट कंपाउंड्स को स्टडी करती है। कोवलेंट कंपाउंड किसके बनते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के, जिन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। याद रखें, वो कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास हाइड्रोकार्बन की मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, CH4, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। ये मीथेन गैस है, जिसे हम सुई गैस के नाम से भी जानते हैं, जो हम सिलेंडर में भी यूज़ करते हैं घरों में। अच्छा, ये हाइड्रोकार्बन हैं एंड देयर डेरिवेटिव, और इनसे माखूज, इससे बनने वाले जो और कंपाउंड्स हैं उनको भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कैटेगरी में ही शामिल किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखें, मैंने अभी मीथेन की एग्जांपल लिखी CH4। अगर क्या हो कि यहाँ पे मैं एक कार्बन लिखा रहने दूँ और यहाँ से 3 हाइड्रोजन ख़त्म कर दूँ तो एक हाइड्रोजन रह जाएगा, और इसके साथ मैं 3 क्लोरीन लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास? CHCl3। ये है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, जो सुंघाने के लिए इस्तेमाल होता है और वो बंदा बेहोश भी हो जाता है इससे। ठीक है, क्लोरोफॉर्म। तो अब CH4 ये क्या है? हाइड्रोकार्बन। कैसे? क्योंकि इसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है, तो इस वजह से ये हाइड्रोकार्बन है। लेकिन जो CHCl3 है, अब ये क्या है? ये हाइड्रोकार्बन से ही बना है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या कहलाएगा? उसका डेरिवेटिव कहलाएगा। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो हमारे पास नेचुरली भी मिलते हैं, नेचुरली फाउंड। ठीक है, कुदरती तौर पे भी पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज जो पौधे तैयार करते हैं, ठीक है,
तो ये नेचुरली पाया जाता है। उसके बाद क्या है, प्रिपेयर्ड इन लेबॉर्ट्री, ये लैब में भी तैयार होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुदरती तौर पे भी पाए जाते हैं और लैब के अंदर भी तैयार किए जाते हैं आर्टिफिशियल तरीके से। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। ऑर्गेनिक केमिस्ट नेचुरली और आर्टिफिशियल तरीके से जो लैब में तैयार किए गए कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर और उनकी कंपोजिशन और उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो स्कोप है ये क्या है, स्कोप में है इसका, पहला है पेट्रोलियम, दूसरा है पेट्रोकेमिकल्स और तीसरा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, पेट्रोलियम को अगर स्टडी करना है, जब हम ज़मीन से तेल निकालते हैं उस वक्त, ठीक है, उसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत रोल है। उसके बाद पेट्रोकेमिकल, जब ज़मीन से पेट्रोल निकाला जाता है तो वो बिल्कुल साफ़ नहीं होता बल्कि वो बहुत ख़राब होता है, उसको फिर साफ़ करते हैं। उसको जब साफ़ करते हैं तो उसमें से बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, ठीक है, जिन्हें फिर इस्तेमाल किया जाता है, वो चीज़ें पेट्रोकेमिकल्स कहलाती हैं। उसके बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, जहाँ पे अद्वियात मेडिसिन तैयार होती हैं, वो इस कैटेगरी में आता है। तो मेडिसिन जो हम यूज़ करते हैं वो भी ज़्यादातर क्या होती है, ऑर्गेनिक ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट्स की स्टडी, एंड देयर कंपाउंड्स और उनके कंपाउंड्स की, एक्सेप्ट सिवाय किसके, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव के अलावा, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनके अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड हैं, उससे जितने भी सारे एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड बनाएंगे, वो किस में हम स्टडी करते हैं, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, या स्कोप इंपॉर्टेंस क्या है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हर केमिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। इन ऑल केमिकल इंडस्ट्रीज, जो भी केमिकल इंडस्ट्री है उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मस्ट है, ये यूज़ होगी। उसमें एग्जांपल हैं चंद, एक जो बुक में लिखी हुई हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में, ग्लास इंडस्ट्री में, यहाँ जहाँ पे ये शीशा ग्लास तैयार किया जाता है, सिरामिक्स में, और मेटलर्जी में भी इस्तेमाल होती है। अब मेटलर्जी क्या है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर्स। मेटल्स, ओर से धातुओं को, मेटल्स को निकालना, उसे हम क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं। अब ओर्स क्या होता है, हमारे पास द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली एट लो कास्ट आर कॉल्ड ओर्स। वो मिनरल जो हम ज़मीन से निकालते हैं, ठीक है, और उससे फिर हम क्या करते हैं, मेटल्स निकालते हैं, ठीक है, साफ़ करते हैं उसे, उसमें से मेटल्स निकाल लेते हैं। लेकिन शर्त ये है कि वो लो कास्ट, मतलब हमारा ख़र्चा कम से कम होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो आयरन है हमारे पास, लोहा है, हम देखते हैं तो ये ज़मीन से जब निकाला जाता है तो ये बहुत इम्प्योर फॉर्म में होता है, इसमें मिट्टी के ज़रात होते हैं और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं इसमें। तो उसे साफ़ करने का जो प्रोसेस है वो मेटलर्जी है, और जिन चीज़ों से वो लिया जाता है उन्हें हम ओर्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो का मतलब आप पढ़ते हैं, बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, जिंदा चीज़ को। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी सब्सटेंसेस पाई जाती हैं उनका क्या केमिकल रिएक्शन होता है, उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, वो कंपोजिशन कैसी है, ये सारी जो हम स्टडी करते हैं वो बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। अब बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में बाज़ दफ़ा आ जाता है कि बायोमॉलिक्यूल्स की चंद एक एग्जांपल लिखें। बायोमॉलिक्यूल्स में है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो मीठी चीज़ें हम खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं सारे, ठीक है, और उसके बाद प्रोटीन्स, ठीक है, जो गोश्त वगैरह है, दालें हैं, ये प्रोटीन्स होती हैं, और फैट्स जो है वो जिसे हम चर्बी कहते हैं, ये हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स हैं। हमारी बॉडी इन्हीं तीन चीज़ों से मिलके बनी होती है। तो ये शॉर्ट में बाज़ दफ़ा आ जाता है बायोमॉलिक्यूल्स की एग्जांपल। अब स्कोप क्या है इसका, बायोकेमिस्ट्री का, ये फील्ड ऑफ मेडिसिन और फूड साइंस और एग्रीकल्चर, इन तीनों जगहों पे जो है वो बायोकेमिस्ट्री यूज़ होती है, मेडिसिन में, फूड साइंस में और एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्री, इट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग of chemical compounds
ऑन कमर्शियल स्केल। कमर्शियल स्केल का मतलब तिजारती पैमाने पर, जहाँ पे हम चीज़ें तैयार करें और उन्हें फिर हम कमर्शियली मतलब बेच भी सकते हैं इन्हें हम। तो बेसिक केमिकल्स जो तैयार होते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के थ्रू, वो कौन कौन से हैं? चंद एक एग्जांपल है हमारे पास। ऑक्सीजन, अमोनिया, क्लोरीन, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की हेल्प से उसे स्टडी करने के बाद ये सारे तैयार किए जाते हैं। अब ये जो बेसिक केमिकल्स हमारे पास तैयार हो जाते हैं, ये सारे जो अभी हमने नाम पढ़े और लिखे, ये फिर कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं? ये एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं, ख़ाम माल के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। फर्टिलाइज़र तैयार करने में, सोप तैयार करने में। फर्टिलाइज़र, खादें, सोप, टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, पेंट्स, पेपर्स, ये सारी चीज़ें जो हमने हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो सारी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पहले उनका रॉ मटेरियल बेसिक केमिकल्स तैयार किए जाते हैं, उसके बाद उन्हें फिर दोबारा इस्तेमाल करके ये चीज़ें बनाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास अमोनिया है, तो अमोनिया जो है वो खाद बनाने के लिए, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए यूज़ होती है। उसके बाद कास्टिक सोडा है, वो जो सोप होता है हमारे पास, कपड़े धोने वाला साबुन, उसमें जो है वो कास्टिक सोडा इस्तेमाल होता है। टेक्सटाइल, कपड़े की सनत है, और बाकी सारी चीज़ें ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के ज़ुमरे में आती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ एंड प्रोसेसेस। ये रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ और न्यूक्लियर प्रोसेसेस के मुतल्लिक होती है। ठीक है, अब रेडियो एक्टिविटी क्या है? कुछ एटम्स जो होते हैं उनमें से खुद ब खुद रेडिएशन निकलती हैं, उन्हें हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है? इट्स मेन कंसर्न इज विद एटॉमिक एनर्जी एंड इट्स यूजेस इन डेली लाइफ। ये एमसीक्यूज में भी बाज़ दफ़ा आ जाता है कि कौन सी ब्रांच जो है वो एटॉमिक एनर्जी के साथ डील करती है, तो वो हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसे हम रेडियोथेरापी भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, क्या होता है कि अल्लाह ना करे अगर किसी बंदे को कैंसर हो जाए, तो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है रेडियोथेरापी के ज़रिए। जिस्म के उस हिस्से पे जहाँ पे कैंसर है, वहाँ पे रेडिएशंस मारी जाती हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। वो रेडिएशंस क्या करती हैं? उस हिस्से को ख़त्म कर देती हैं, सेल्स को डैमेज कर देती हैं, मार देती हैं। उसके बाद सेल्स क्या होते हैं? आगे ग्रो नहीं करते और बंदे को नेक्स्ट कैंसर वो नहीं फैलता। ठीक है, या बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा अगर किसी की हड्डी वगैरह टूट जाए तो उसके लिए एक्सरे करवाया जाता है, वो भी बेसिकली न्यूक्लियर केमिस्ट्री की वजह से ही होता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, खुराक को महफूज करना। आप जो चीज़ें यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जूसेस वगैरह यूज़ करते हैं, तो जब उनको पैक किया जाता है तो उसमें कुछ वायरसेस, बैक्टीरिया वगैरह चले जाते हैं। अगर वो बैक्टीरिया और वायरसेस उसी के अंदर ज़िंदा रहते हैं तो वो कुछ अरसे बाद क्या कर देते हैं, उस जूस वगैरह को या खाने पीने की और कोई चीज़ हो तो उसे ख़राब कर देते हैं। अब किया क्या जाता है कि पैकिंग के बाद उनको एक मशीन से गुजारा जाता है, जहाँ पे रेडिएशन जो हैं वो उस डब्बे के ऊपर मार दी जाती हैं, जिससे क्या होता है कि उसके अंदर जो वायरस बैक्टीरिया होगा वो ख़त्म हो जाएगा और ख़ुराक जो है हमारे पास वो महफूज हो जाएगी। तो इसे हम प्रिजर्वेशन ऑफ फूड कहते हैं। उसके बाद है पावर जनरेशन, बिजली पैदा करने के लिए जो है वो भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंट, माहौल। ठीक है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का मतलब होता है जुज, हिस्से, अज्जा, पार्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं कि जो हमारे पास इन्वायरमेंट है उसके क्या जुज़ हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं, और उसके बाद ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसान जो भी काम कर रहा है, ठीक है, तो उसके उसके इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असरात हैं, वो पॉजिटिव हैं, अच्छे असरात हैं, या नेगेटिव हैं, बुरे असरात हैं, उसे हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब स्कोप है इसका इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। एनवायरमेंटल केमिस्ट जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट को इम्प्रूव किया जाए। प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोल्यूशन, जो पोल्यूशन बढ़ती जा रही है उसको भी क्या किया जाए, माहौल को उससे भी महफूज रखा जाए। नेक्स्ट है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। उर्दू में इसे हम कहते हैं तज्ज़ियाती, तज्ज़िया करना। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ हमारे पास आती है तो हम उसे देखते हैं, जांचते हैं, उसका तज्ज़िया करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इट डील्स विद द सेपरेशन, अलग अलग करना, एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स।
किसी भी सैंपल के कंपोनेंट्स को अलग अलग करना और फिर उनको आइडेंटिफाई करना, उनकी शनाख्त करना, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में शामिल है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स, अच्छा ये दो तरह के एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो आगे दो स्टेप्स पर मुश्तमिल है। कौन कौन से है? पहला स्टेप है हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या किया जाता है? इट प्रोवाइड्स द आइडेंटिफाई ऑफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सैंपल। जो आपके पास सैंपल आया है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं उसको आइडेंटिफाई करना, वो क्या कहलाता है? क्वालिटेटिव एनालिसिस। दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है मिकदार। पहले आपने क्या करना है, सैंपल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं ये पता लगाना है। उसके बाद फिर वो चीज़ जो है वो कितनी मिकदार में मौजूद है उसको आपने स्टडी करना है। उसे हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इट प्रोवाइड्स द अमाउंट ऑफ केमिकल स्पीशीज प्रेजेंट इन द सैंपल। सैंपल के अंदर को केमिकल स्पीशीज कितनी प्रेजेंट हैं, कितनी मौजूद हैं, उसको स्टडी किया जाता है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास रेत है इसमें, इस बर्तन में, और इसके अंदर कुछ जो है वो मैं आयरन के पीसेस डाल देता हूँ, कुछ प्लास्टिक के डाल देता हूँ, और कुछ जो है वो मैं पेपर रद्दी के टुकड़े डाल देता हूँ, और यहाँ पे रेत भी है। ठीक है, सैंड। अब क्या होगा? पहली चीज़ है मेरे पास, ये मेरे पास एक सैंपल फॉर एग्जांपल बन गया। ठीक है, अब इसमें पहली चीज़ है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब ये जो हमारे पास सैंपल आया है रेत का, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं सबसे पहले हमने ये देखना है। तो वो हमने पता लगा लिया। वो क्या है? हमारे पास आयरन है, लोहे के टुकड़े हैं, कुछ प्लास्टिक के हैं, कुछ पेपर है, रद्दी है, ठीक है, और सीमेंट है। उसके बाद अब आपने ये सेपरेट कर लिया, पहचान लिया कि ये आयरन का पीस है, ये प्लास्टिक का है, ये पेपर का है। अब आपने क्या करना है? उसके बाद आयरन निकाला और फिर प्लास्टिक और पेपर, इनको अलग अलग किया और इनका वेट किया, वज़न किया। ठीक है, तो पता चला आयरन कितने ग्राम निकला, प्लास्टिक और पेपर। जब इनका वज़न हमने कर लिया तो ये जो एनालिसिस होगा इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इसका स्कोप। स्कोप क्या है एनालिटिकल केमिस्ट्री का? फूड, वाटर, इन्वायरमेंटल और क्लिनिकल। क्लिनिकल फॉर एग्जांपल ये डॉक्टर जो है वो टेस्ट लिख के देते हैं, ब्लड का सैंपल लेके हम लैब में जाते हैं तो वो चेक करके बताते हैं कि कौन से जर्म्स वगैरह हैं या क्या बीमारी है बंदे को। ठीक है, तो ये सारे एनालिसिस, फूड का एनालिसिस, ठीक है, फूड अथॉरिटी वाले जो चेक कर रहे होते हैं खुराक ठीक है या ठीक नहीं है। पानी का टेस्ट करवाया जाता है। ठीक है, इन्वायरमेंट, हवा के अंदर कौन से केमिकल्स हैं, जहरीले हैं, फ़ायदेमंद हैं, उन चीज़ों को स्टडी करना। ये सारे जो हैं वो किस में आते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री में आते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत बड़ी ब्रांच है केमिस्ट्री की। इसमें बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिसको स्टडी करते हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो ये सारे एनालिसिस जो हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में किए जाते हैं। अल्लाह हाफिज़।